और बिहार में अपराध और अपराधियों को लेकर सीएम सम्राट चौधरी ने एक बार फिर बड़ा बयान दिया। मुंगेर में सीएम ने कहा कि बिहार में जो कचरा सफाई का अभियान शुरू हुआ है वो जारी रहेगा। सीएम ने कहा कि बिहार में अपराधियों के लिए कोई जगह नहीं है, हर हाल में उन्हें बिहार छोड़कर नेपाल जाना ही पड़ेगा। बिहार में जो कचरा भगाने का काम किया जा रहा है ना, वो भगाता ही रहेंगे। हम छोड़ नहीं सकते। जो अपराधी है उसको नेपाल जाना ही होगा, कोई रोक नहीं सकता है। रुकना चाहिए क्या? अपराधी को बचने देना चाहिए क्या? अपराधी के खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए कि नहीं कहे? एकदम अपराधी के खिलाफ कार्रवाई चलता रहेगा। और खबर पटना से है, जहां 10 सर्कुलर रोड आवास खाली करने की प्रक्रिया अंतिम दौर में है। 10 सर्कुलर रोड से सामानों के जाने का सिलसिला लगातार जारी है। राबड़ी देवी के आवास से सामान कौटिल्य नगर आवास ले जाया जा रहा है। छोटे ट्रक से फर्नीचर, एसी और अन्य सामान कौटिल्य नगर आवास लाया गया। राबड़ी देवी को आवास खाली करने के लिए 24 घंटे का अल्टीमेटम बचा है। सर्कुलर रोड जो राबड़ी आवास के नाम से जाना जाता है, उसे खाली करने का सिलसिला जो है वो जारी है। भवन निर्माण विभाग ने जो अल्टीमेटम दिया है खाली करने का, उसकी जो तारीख है वो उसके अगले 24 घंटे सिर्फ बचे हुए हैं। 29 को जो है जून को ये यहाँ पे खाली हो जाना है। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि यहाँ से जो तमाम सामान है वो यहाँ से हटाए जा रहे हैं, और सामान जो है एक जगह नहीं बल्कि कई जगहों पे जो है वो लाया जा रहा है। आपको बता दें कि राबड़ी आवास से जो सामान है वो कुछ कौटिल्य नगर स्थित जो नया मकान बना है वहाँ ले जाया जा रहा है। कुछ सामान जो है एक पोलो रोड जो तेजस्वी का आवास है वहाँ पे रखा गया है, और कुछ सामान जो हैं वो जो गोला रोड स्थित वहाँ पे जो मकान है, गौशाला भी उनके बड़ा है लालू प्रसाद यादव का, वहाँ पे सामान जो है वो रखे जा रहे हैं। माना अभी भी जो है यहाँ से पिकअप वैन से यहाँ पे फर्नीचर, यहाँ से एसी, तमाम सामान जो है वो यहाँ से ले जा रहा है, दूसरी जगह शिफ्ट किया जा रहा है। माना जा रहा है कि इससे पहले कि जो 39 हार्डिंग रोड जो बंगला है उन जो सरकारी रूप से जो आवंटित हुआ है वहाँ पे काम लग रहा है, क्योंकि राबड़ी देवी ने आवेदन दिया था। उन्होंने कहा था कि जो लालू प्रसाद यादव की जो तबीयत है वो ख़राब रहने के कारण ऊपर नहीं चढ़ सकते, नीचे में जो है एक मकान बनाया जाए ताकि इन्फेक्शन होने का डर है। तो वहाँ पे भी मकान जो है वो लगभग तैयार है। देखना होगा कि राबड़ी देवी जो है यहाँ से निकल कर क्या कौटिल्य आवास जाती हैं या फिर 39 जो हार्डिंग रोड है वहाँ पे जाती हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि यहाँ पे राबड़ी देवी ने भवन निर्माण विभाग से रजिस्टर्ड चार्ट जो है वो मांगा है कि यहाँ पे जो सरकारी सामान है उसकी सूची क्या क्या है, ताकि उन तमाम सामानों से मिलान करके जो है वहाँ पे छोड़ा जाए, और बाकी उनके जो सामान है वो यहाँ से ले करके निकले। क्योंकि यहाँ से जब आवास छोड़ेंगी उसके बाद कोई किसी भी ढंग के जो सवाल पैदा ना हो, इसे देखते हुए ये एहतियात जो है वो बरता जा रहा है। कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा के साथ रवीश नारायण, न्यूज़ 18 पटना। फैजल खान की मुश्किलें थमने का नाम नहीं ले रही हैं। उनकी गिरफ्तारी पर 30 जून तक रोक लगाई गई है। पुलिस ने कोर्ट में दाखिल अपडेट केस डायरी में उनके दोनों बॉडीगार्ड्स के हथियार को लेकर गंभीर सवाल उठाए। एक बॉडीगार्ड तालेवर सिंह जिसका लाइसेंस यूपी का बताया जा रहा है, वहीं दूसरा बॉडीगार्ड प्रदीप के हथियार का लाइसेंस उसके पिता के नाम पर होने की बात कही जा रही है। पुलिस ने इन दोनों बिंदुओं को केस डायरी में विस्तार से दर्ज कर कोर्ट के सामने रखा है। खान उर्फ खान सर के कोचिंग पर हुए गोलीबारी मामले में फैजल खान की जो मुश्किलें हैं वो बढ़ सकती है। पुलिस ने जो अपडेटेड डायरी जो है, केस डायरी जो कोर्ट में सबमिट किया है, उसमें जो जानकारियां निकल कर के सामने आ रही है उसके मुताबिक बॉडीगार्ड द्वारा जो इस्तेमाल किया गया जो हथियार है, जो आर्म्स है, उसके परमिट पर सवाल खड़े हुए हैं। सबसे बड़ा बात है कि दो जो गार्ड हैं, दोनों के जो हथियार है उस पर कई महत्वपूर्ण बिंदु जो है उसमें ऐसे शामिल किए गए हैं पुलिस के द्वारा जो बड़े सवाल जो है वो खड़े करती है। जी हाँ, इस पर अब पुलिस जो है वो बड़ी कार्रवाई जो है वो कर सकती है। यहाँ पे माना जा रहा है कि पुलिस ने जो अपडेटेड डायरी दी है
उसमें जो एक गार्ड है तालेबर सिंह के जो हथियार इस्तेमाल किया गया है वो बताया जा रहा है कि जो हथियार है वो यूपी का लाइसेंस है और यूपी के लाइसेंस को जो है वो बिहार में इस्तेमाल किया गया है। वहीं जो दूसरे बॉडीगार्ड है उनका जो हथियार है वो पिता के नाम पर उनका लाइसेंस जो है वो इशू किया गया है। देखना होगा कि 30 तारीख के जो सुनवाई कोर्ट में होती है वो बेहद अहम है, क्योंकि दोनों के द्वारा जो इस्तेमाल किए गए जो हथियार है उस पर सवाल या निशान खड़ा हो गया है। कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा के साथ रवि एस नारायण, न्यूज़ 18 पटना। बिहार के शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने बीपीएससी शिक्षक बहाली TRA-4 को लेकर बड़ा बयान दिया। गोपालगंज पहुंचे शिक्षा मंत्री ने कहा कि जुलाई महीने में बीपीएससी को शिक्षक बहाली की परीक्षा के लिए अधियाचना भेज दी जाएगी। बीपीएससी की ओर से शिक्षक अभ्यर्थियों का एग्जाम लेकर रिजल्ट जारी किया जाएगा। इसके बाद शिक्षकों की बहाली कर दी जाएगी। शिक्षा मंत्री ने कहा कि प्रत्येक प्रखंड में एक मॉडल स्कूल बनाया जा रहा है जहां पर नीट जेईई की तैयारी भी कराई जाएगी। उन्होंने कहा कि राज्य भर में 97,000 सरकारी स्कूल हैं जहां पर 2 करोड़ से अधिक छात्र छात्राएं पढ़ाई कर रहे हैं। इन छात्रों को क्वालिटी एजुकेशन मिले, इस पर सरकार काम कर रही है। TRA-4 की अधियाचना हम अगले महीने भेज रहे हैं, जुलाई महीने में, और हमारा मॉडल स्कूल की भी तैयारी तेज़ी से चल रही है। मॉडल स्कूल का इंस्पेक्शन भी हो रहा है, उसका रंग रोगन चल रहा है, उसकी तैयारी चल रही है, विद्यार्थियों के एडमिशन हो रहे हैं, टीचर्स का रिक्रूटमेंट हो रहा है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी आगामी 11 जुलाई को बिहार के दौरे पर आ रहे हैं। उनके इस दौरे से बिहार दौरे को लेकर कांग्रेस नेता राजेश श्याम ने कहा है कि इस यात्रा के दौरान मुख्य रूप से छात्रों के हितों की आवाज बुलंद की जाएगी। देश में नीट परीक्षा के पेपर लीक मामले को लेकर पार्टी ने पहले ही आंदोलन तेज कर दिया है और इसके साथ ही सरकारी संस्थानों में लगातार बढ़ रही फीस के मुद्दे पर भी राहुल गांधी केंद्र और राज्य सरकार से सवाल पूछेंगे। चलिए नजर डालते हैं लॉ एंड ऑर्डर की खबरों पर। बड़ी खबर सीवान से, जहां आक्रोशित लोगों ने पुलिस टीम पर हमला कर दिया। गांव में पहुंची पुलिस टीम पर लोगों ने लाठी डंडों और ईंट पत्थर से हमले किए, जिसमें 2 पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनका इलाज सीवान के सदर अस्पताल में चल रहा है। घटना धरौली थाना क्षेत्र के टोका गांव की है। बताया जा रहा है कि बालू लदे ट्रैक्टर का पीछा करने के दौरान ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर एक दुकान में टक्कर मार दिया। दुकान के पास मौजूद एक बुजुर्ग की टक्कर से मौत हो गई, जिसके बाद लोग आक्रोशित हो गए और पुलिस टीम पर हमला कर दिया। इस हमले में पुलिस की गाड़ी क्षतिग्रस्त हो गई। वहीं 2 पुलिसकर्मी अभिषेक कुमार और एक अन्य पुलिसकर्मी घायल हैं। घटना की सूचना मिलते ही सीवान एसपी पूरन कुमार झा घटनास्थल पर पहुंचे और मामले की जांच पड़ताल में जुट गए। ट्रैक्टर वाला बालू हो रहा था, तो गुमटी जिसका था ना, उस गुमटी में अपना घूम खोल कर बैठा हुआ था, उसी में गुमटी में मार दिया, उसी में उसका एक्सीडेंट हो गया। तो आप लोग वहाँ पहुँचे तब तक गाँव वाला हम ही लोग को पड़ गए। किस चीज़ से हमला किया था? जी कैसे हमला किए हैं लोग? लाठी डंडा ईटा से। आप लोगों पर क्यों मारा लोग? तो पुलिस वाला ये सब करवा रहा है, तो पुलिस वाला को कहाँ रहेगा सर? जिनकी मौत हुई उनकी किस गाड़ी से हुआ है? ट्रैक्टर से। ट्रैक्टर से हुआ था। घटना के बाद आप लोग गए थे वहाँ पे? जी वही बड़ा बाबू पहुँचे थे। हाँ। उसके बाद हम लोग गए। और खबर गोपालगंज से, जहां शराब तस्करों का खौफनाक चेहरा सामने आया। शराब से लदी तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने घर के दरवाजे पर बैठी एक बुजुर्ग महिला को कुचल दिया, जिससे उसकी मौके पर मौत हो गई। हादसे के बाद स्कॉर्पियो सड़क किनारे पलट गई और उसमें रखी शराब की बोतलें बिखर गई। घटना के बाद गांव में भारी आक्रोश है। हालांकि चालक और उसके साथी मौके का फायदा उठाकर फरार हो गए। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच में जुट गई है। और मुजफ्फरपुर के मुसहरी थाना क्षेत्र में रिश्तों को शर्मसार करने वाली खबर सामने आई, जहां छोटे भाई पर अपने सगे बड़े भाई की हत्या का आरोप लगा है। घटना मनसाही गांव की है, जहां आज सुबह किसी बात को लेकर दोनों भाइयों के बीच विवाद हुआ। आरोप है कि जमीन विवाद को लेकर छोटे भाई अशोक महतो ने घर में रखे
मसाला पीसने वाले पत्थर से बड़े भाई संतोष महतो के सिर पर हमला कर दिया, जिससे उनकी मौत हो गई। घटना के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। वो आप अशोक महतो है। हाँ, एगो चाची के नाम इंदू देवी है। संतोष महतो। ऐसे हुआ जैसे कि दोनों देवर और भौजाई मिल के तब इसको मारा है, पूरा रात इसको मारा है। लास्ट में जब तक ले प्राण नहीं गया तब तक ले दोनों छोड़ा नहीं, यही दोनों मतलब मार दिया। हाँ, अपना सागा भाई है, ये बड़ा था, छोटा वाला मिल के मारा है। वो जमीन के चलते लफड़ा हुआ था। मुशहरी थाना क्षेत्र के मनसाई नवादा गांव है, जिसमें आज सुबह सूचना मिली कि एक संतोष महतो नाम के व्यक्ति की हत्या कर दी गई है। उस सूचना का सत्यापन जाकर किया गया तो पता चला कि उनके भाई अशोक महतो द्वारा ही आपसी झगड़ा में सिलवट लोढ़ा जोड़ता है, लोढ़ा से मार दिया गया था, जिससे वे गिर गए और इसी क्रम में उनकी मृत्यु हो गई है। डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। साथ ही साथ इनको अशोक महतो को भी डिटेन किया गया है। अभी प्राथमिकी के लिए आवेदन नहीं मिला है। और पटना के खगौल में चोरों ने एक बार फिर पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए। नगर परिषद अध्यक्ष सुजीत कुमार के घर के बाहर खड़ी एक कार देर रात चोरी हो गई। खास बात यह है कि गाड़ी पर बिहार सरकार का बोर्ड भी लगा हुआ था। बताया जा रहा है कि कार शंभुनाथ राय की है, जो नगर परिषद अध्यक्ष के बहनोई हैं। घटना की सूचना मिलते ही खगौल थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी है। पुलिस आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है, साथ ही चोरों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। तो चोर होता है, अब उसकी हिम्मत के बारे में तो हम लोग को आकलन करना बड़ा मुश्किल है। गाड़ी चूँकि रात में 8 बजे गैराज में लगाया गया था, चाबी घर के अंदर था और करीब 3 बजे की ये घटना है। रात की 3 बजे एक गाड़ी को बगल के एक सीसीटीवी कैमरा में देखा गया है कि वो गाड़ी एक स्विफ्ट डिजायर करके गाड़ी आई है और पीछे से मोड़ करके गई है। गाड़ी नहीं है। सीसीटीवी कैमरा के आगे लगा हुआ है, उसमें स्विफ्ट डिजायर गाड़ी नंबर नहीं पता चल रहा है, उसका घुमा है आगे से। उसको इसी रोड से लेकर के अज्ञात लोगों ने गए हैं। गाड़ी कहीं सीसीटीवी में हमने दिखाई दिया नहीं, कभी तक तो कहीं नहीं दिखाई दिया। और अब बात देश दुनिया की खबरों की। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पर्यावरण संरक्षण और टिकाऊ विकास के क्षेत्र में नेतृत्व के लिए विक्टोरिया में सेशेल्स के सर्वोच्च सम्मान गार्जियन ऑफ द ब्लू होराइजन से सम्मानित किया गया। इससे पहले दोनों देशों के बीच प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता हुई, जिसमें भारत और सेशेल्स के बीच MOU का आदान प्रदान हुआ है। MOU से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सेशेल्स के राष्ट्रपति डॉक्टर पैट्रिक हमिरनी के बीच में एक बड़ी बैठक हुई है। प्रधानमंत्री मोदी को विक्टोरिया में डॉक्टर पैट्रिक हमिरनी की मौजूदगी में स्टेट हाउस में गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। Your Excellencies, ladies and gentlemen, Parliament. और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम के 135वें एपिसोड में सोना नहीं खरीदने, पेट्रोल डीजल बचाने वाली अपील के असर पर चर्चा की गई। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि देश के हर नागरिक का आभारी हूं कि मेरी अपील का उन्होंने न सिर्फ समर्थन किया बल्कि उसमें सहयोग कर रहे हैं। कई परिवारों ने अपने अनुभव मेरे साथ साझा किए हैं। कई परिवारों ने तय किया कि घर के विवाह में सोना नहीं खरीदेंगे, जरूरत हुई तो वे पुराने सोने को ही रिसाइकल करेंगे। कई लोगों ने कार पुलिंग के अनुभव भी साझा किए हैं। एक ही दिशा में अलग अलग साधनों से जाने वाले लोग अब साथ साथ जा रहे हैं। मुझे इस बात की खुशी है कि हम भारतीय इस संकट से मिलकर मुकाबला कर रहे हैं।
युद्ध की स्थितियों को देखते हुए मैंने देशवासियों से कुछ आग्रह किए थे। मैंने कहा था कि जहां तक संभव हो कुछ समय के लिए गोल्ड सोना खरीदने से बचें। लोगों से कहा था कि विदेश में छुट्टियां मनाने से बचें। मैंने लोगों से कार पूलिंग को भी बढ़ावा देने की अपील की थी। मैंने किसानों से केमिकल मुक्त खेती के लिए, खेत बचाने के लिए और प्राकृतिक खाद का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल का आग्रह किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम में प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय और नए नालंदा अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय की भी चर्चा की। साइंस और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में हर दिन हो रहे प्रयोग के बीच प्रधानमंत्री ने कहा कि नालंदा विश्वविद्यालय अपनी जड़ों से जुड़ने का बढ़िया संदेश दे रहा है। आज नए अवतार में नालंदा यूनिवर्सिटी भारत का भाग्य गढ़ रही है। प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय की शास्त्रार्थ की परंपरा को आज भी जीवंत रखा गया और इसकी झलक दीक्षांत समारोह में देखने को मिली। प्रधानमंत्री ने दूसरे विश्वविद्यालयों से भी इस दिशा में पहल करने की अपील की। विद्यालय अब नए अवतार के रूप में भारत का भाग्य गढ़ रही है। 2 साल पहले मुझे नालंदा विश्वविद्यालय के नए परिसर के लोकार्पण का अवसर मिला था। नालंदा विश्वविद्यालय ने शास्त्रार्थ की हमारी प्राचीन परंपरा को फिर से जीवन किया है। शास्त्रार्थ केवल अपनी बात रखने का माध्यम नहीं है, ये वाद, संवाद और मंथन की एक अनुशासित प्रक्रिया है। इसमें तर्क के साथ, तथ्य के साथ अपनी बात कहना बहुत जरूरी होता है और उसमें आपकी महारत होनी चाहिए। दूसरों के विचारों को धैर्य से सुनने और समझने की सीख भी इस शास्त्रार्थ की प्रक्रिया से मिलती है। मुझे खुशी है कि नालंदा विश्वविद्यालय ने इसे अपने दीक्षांत समारोह का हिस्सा बनाया। इसमें भाग लेने वाले करीब आधे स्टूडेंट्स अन्य देशों से आए थे। एक प्राचीन परंपरा को आज के समय से जोड़ने का ये प्रयास बहुत सराहनीय है। मैं इसके लिए नालंदा विश्वविद्यालय को बहुत बहुत बधाई देता हूं। मैं देश के दूसरे विश्वविद्यालयों से भी आग्रह करूंगा कि वे ऐसी पहल पर विचार करें। अब खबर महाराष्ट्र से, जहां टीटी पेपर लीक के बाद परीक्षा को अगले आदेश तक स्थगित कर दिया गया। मामले को गंभीरता से लेते हुए मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने एसआईटी जांच के आदेश दिए, जिसकी अगुवाई थाने के ज्वाइंट एसपी पंजाब राव उगाले करेंगे। मामले में पुलिस ने भिवंडी के कोनगांव क्षेत्र के 3 संदिग्धों को हिरासत में लिया है और टीटी के 4 क्वेश्चन पेपर सेट, डेबिट और क्रेडिट कार्ड बरामद किए। पुलिस जांच में सामने आया कि पेपर के बदले करीब 1.5 करोड़ रुपए की डिमांड की जा रही थी। इस मामले में मुख्य सरगना फरार है, जिसकी तलाश की जा रही है। भोपाल समेत 4 राज्यों में गिरफ्तार संदिग्ध आतंकियों से एटीएस की पूछताछ में बड़ा खुलासा हुआ। गिरफ्तार संदिग्ध आतंकी नईम अलकायदा सरगना लादेन और अल जवाहरी के वीडियो देखकर युवाओं को ब्रेन वॉश करता था। एटीएस का दावा है कि 4 राज्यों में फैले आतंकी नेटवर्क के तार एक ही पाकिस्तानी हैंडलर से जुड़े हैं। बिहार के मधुबनी से गिरफ्तार आतंकी इजहार उल हक 2020 से पाकिस्तानी हैंडलर के संपर्क में था। इजहार पाकिस्तानी हैंडलर का सबसे करीबी सदस्य माना जाता है। सूत्र बताते हैं कि एटीएस विस्तृत पूछताछ के लिए आतंकियों की दोबारा रिमांड ले सकती है। जांच एजेंसियों को आशंका है कि देश के अन्य राज्यों से जुड़े लोग भी नेटवर्क में एक्टिव हो सकते हैं। और जम्मू कश्मीर के कटरा क्षेत्र में स्थित ताराकोट के पास रविवार दोपहर सीआईएसएफ की एक बस सड़क से
फिसल गई, जिससे बड़ा हादसा हो गया। जानकारी के अनुसार वाहनों को रोकने की कोशिश के दौरान ब्रेक फेल हो गए, जिसके बाद बस नियंत्रण खो बैठी और सड़क से फिसल गई। इस हादसे में कुल 9 जवान घायल हो गए। घायल जवानों को बेहतर इलाज के लिए GMC जम्मू रेफर कर दिया गया। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और दुर्घटना के कारणों की जांच शुरू की जा रही है। और कर्नाटक के टुमकुरू से एक सनसनीखेज मामला सामने आया, जहां बीच हाईवा चलती कार में क्रूड बम धमाके से हड़कंप मच गया। शुरुआती जांच के मुताबिक ब्रेकअप के बाद प्रेमिका को कथित तौर पर अगवा कर ले जा रहे युवक के पास कार के अंदर विवाद हुआ। आरोप है कि युवक ने चाकू की नोक पर युवती को धमकाया और हमला कर दिया। तभी कार में रखे क्रूड बम में धमाका हो गया। ब्लास्ट में आरोपी युवक की मौके पर मौत हो गई, जबकि युवती घायल है। पुलिस और फॉरेंसिक टीम पूरे मामले की जांच में जुटी है। पाकिस्तान के कराची में सिंध रेंजर्स के हेडक्वार्टर पर हुए धमाके में 3 पाकिस्तानी रेंजर और 3 हमलावरों के मारे जाने की खबर है। कराची यूनिवर्सिटी रोड के पास रेंजर हेडक्वार्टर के मेन गेट पर ग्रेनेड अटैक की कोशिश हुई, जिसके बाद वहां फायरिंग शुरू कर दी गई। इस हमले की जिम्मेदारी जमात उल अहरार नाम के संगठन ने लेने का दावा किया है। पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक जमात उल अहरार तरफ से कथित तौर पर कहा गया है कि हमले में 9 लड़ाके शामिल हुए। अमेरिका ने एक बार फिर ईरान के खिलाफ बड़ी सैन्य कार्रवाई की है। 24 घंटे के भीतर दूसरी बार किए गए इस हमले में अमेरिकी सेना के स्ट्रेट ऑफ हार्मोज के पास मौजूद कई अहम सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के निर्देश पर यह एयर स्ट्राइक की गई है। इस दौरान ईरान के सैन्य निगरानी तंत्र, संचार प्रणाली, एयर डिफेंस साइट्स, ड्रोन स्टोरेज सेंटर बिछाने से जुड़ी क्षमताओं को निशाना बनाया गया। ईरान की मीडिया के मुताबिक दक्षिणी शहर सिर्क के पास जोरदार धमाकों की आवाज सुनाई दी गई। सैन्य सूत्रों ने बताया है कि कई प्रोजेक्ट्स एक दूरसंचार टावर से टकराए। हालांकि नुकसान और हमले की पूरी जानकारी अभी सामने नहीं आई है। ईरान अमेरिका के बीच फिर से जंग तेज होती नजर आ रही है। रविवार को अमेरिका ने ईरान के 10 ठिकानों पर हमले किए, जिसके जवाब में ईरान ने मिडिल ईस्ट में मौजूद अमेरिका के 8 सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया। ईरान ने मिडिल ईस्ट में मौजूद अमेरिकी सेना के 8 प्रमुख बुनियादी ढांचों पर बैलिस्टिक मिसाइल से हमला कर दिया। अब खेल की खबरों पर नजर डालते हैं। भारत और आयरलैंड के बीच दूसरा T20 मैच बेलफास्ट में खेला जा रहा है। भारत ने टॉस जीतकर बॉलिंग का फैसला किया है। आज भी वैभव सूर्यवंशी को डेब्यू का मौका नहीं मिला। हालांकि इस मुकाबले में सूर्यांश और प्रिंस को डेब्यू करने का मौका दिया गया। पहला मैच हारने के बाद भारतीय टीम सीरीज बचाने उतरेगी। अगर मेजबान आयरलैंड ने आज का मैच जीत लिया तो आयरलैंड पहली बार भारत के खिलाफ कोई सीरीज जीतने में कामयाब रहेगी। अब खबर मनोरंजन जगत की। बॉलीवुड के मशहूर एक्शन डायरेक्टर और फिल्म मेकर रोहित शेट्टी एक बार फिर अंडरवर्ल्ड और गैंगस्टर के निशाने पर आ गए। रोहित शेट्टी को एक अज्ञात कॉलर की तरफ से जान से मारने की धमकी मिली। इस बार केवल धमकी ही नहीं, बल्कि सीधे 20 करोड़ की भारी भरकम रंगदारी की मांग की गई। धमकी देने वाले ने कहा कि अगर पैसे नहीं दिए तो इस बार निशाना नहीं चूकेगा। इस हाई प्रोफाइल मामले के सामने आते ही मुंबई पुलिस तुरंत अलर्ट मोड पर आ गई और मामले की कमान क्राइम ब्रांच को सौंप दी गई है। पुलिस की शुरुआती जांच में सामने आया कि ये धमकी भरा ऑडियो मैसेज शुभम सोनकर ने भेजा। शुभम सोनकर को लॉरेंस बिश्नोई का करीबी माना जाता है।